हेलो एवरीवन। आपका प्री एग्ज़ाम आने वाला है। मैं 2-3 दिनों से सोच रहा था कुछ बातें आप लोगों से कर लेता हूँ। दो बातें आपको याद करवाऊँगा। कौन सी बातें? एक तो याद करिए मेरे टारगेट। एंड तक मैंने आपको टारगेट दिए थे। मैंने ये वाली बात कही थी कि अभी से सीरियस लो। आज एक टेलीग्राम पे जो ग्रुप है ना आपका, ये ओपन है और दिन में 10 मैसेज भी नहीं आते हैं। और याद करिए एक वो टाइम था जब दिन में 100 मैसेज आते थे। मतलब बच्चे उस टाइम पे पढ़ाई पे कम और मैसेज पे ज़्यादा फोकस थे, और आज लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अब अगर यही इसी तरीके से पढ़ाई एक महीना पहले भी की होती तो हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके होते। हालांकि अब भी आप कवर करेंगे, लेकिन ये वाली बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब 26 तारीख को आपका पेपर हो जाएगा ना, आप फिर से इस गलती को दोहराएंगे, रिजल्ट आने तक अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। ये वाली बात सोच के गया मेरा प्री अच्छा गया कि नहीं गया, सिलेक्शन होगा कि नहीं, इस गलती को अभी तो कर लिया होगा ना, तो दोबारा रिपीट मत करना। 26 अच्छे से पढ़ाई करना। लेकिन ये तो 26 के बाद की बातें हैं। फिलहाल तो हम प्री एग्जाम पे लगे हुए हैं। तो प्री एग्जाम पे अगर लगे हुए हो ना, आपको लगता है कि प्री की मुझे बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, तो एक चीज तो सोच लो कि आप जो तरीका लेके चल रहे हो ना, वही सही होगा। ये बात तो गलत है। मतलब ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा तरीका ही गलत है, लेकिन हर कोई अपना ही फंडा लेके चल रहा है। मैंने एक बात तो याद करवा दी, मैंने आपको टारगेट दिया था कि नवंबर तक ऐसे ऐसे पूरा कीजिए, दिसंबर में ऐसे ऐसे करिए। अब इस टाइम पे वो वाला स्ट्रेटेजी नहीं चल रही। अब इस टाइम पे हर कोई प्री में लगा, और हाँ, इस टाइम पे लगना भी चाहिए। लेकिन अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये वो टेस्ट सीरीज है जिसको मैंने अपलोड किया था मार्च मंथ के अंदर। मार्च से लेके नवंबर निकल गया, एक भी मिस्टेक नहीं निकाल पाए लोग। आज मुझे टेलीग्राम पे मैसेज मिल रहे हैं कि सर ये करेक्शन है, वो है। यार टेस्ट तो मैं और भी देता रहा, मार्च मंथ से अटेम्प्ट क्यों नहीं किए? अच्छा, मार्च में एडमिशन नहीं लिया था, जून जुलाई में लिया होगा, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में? नहीं ना, गलत बात। अब प्लीज थोड़ा समझिए, ये वाली गलतियां फिर से नहीं करनी है। सेकंड बात मैं आपको बता दूं, एक बात मैंने मेरी साइड से ऑफर की थी, लेकिन आपने वो रिजेक्ट कर दी। रिजेक्ट मतलब आप में से कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं कैसे करवाऊं? मैंने आपको बोला था कि प्री एग्जाम से पहले एक बैंकिंग का सेशन दूंगा। बैंकिंग का सेशन क्यों? बिकॉज इस टाइम पे देखिए, क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइंस बहुत 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 चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? बिकॉज मोदी गवर्नमेंट उस पर बिल लाने का प्लान कर रही है, उसे बैन करने का प्लान कर रही है। इंडिया बहुत चर्चा में चल रहा है। बिटकॉइंस में हैवी इन्वेस्टमेंट लोगों की हो रही है, बिटकॉइन बैन होने वाले हैं। एंड इवन बिटकॉइन और बैंकिंग का रिलेशन भी है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट मनी ये बैंकिंग का पार्ट है ना। तो इसका आरसी आपके पेपर में आ सकता है क्या? यस, आपका भी दिमाग कह रहा है हाँ सर आ सकता है। बट डू यू नो व्हाट इज बिटकॉइन एक्चुअली? व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? है ना, डिजिटल करेंसी क्या होता है, सॉफ्ट करेंसी क्या होता है, हार्ड करेंसी क्या होता है? ये बैंकिंग की टर्म के लिए मैंने ये वाली बात याद करी है। नहीं मानेंगे ना, तो मैं आपको वीडियो याद करवा दूंगा जहां मैंने बोला होगा। मैंने कहा था कि एक लेक्चर जरूर लीजिएगा बैंकिंग की टर्म्स का। लेकिन आज बच्चों ने खुद को ऐसे क्योस कर लिया है ना, अब उनसे यही मैनेज नहीं हो पा रहा, मैं बीच में एक सेशन कैसे घुसा दूं। मेरी साइड से कब से था, है ना। और आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कोरोना बहुत डिस्कशन में चल रहा है इस टाइम पे। बिकॉज वो ओमिक्रॉन जो भी चल रहा है ना, वो थर्ड वेव का फिर से कॉन्सेप्ट चल रहा है आपका बिटकॉइन क्रिप्टो। ये आर्टिकल्स आरसी आप पढ़ रहे होंगे, जो टेक्निकल टर्म है, जो फाइनेंशियल टर्म है, इनको भी थोड़ी जानकारी रखिएगा। अब भी अगर आप कमेंट्स में लिखेंगे ना, तो टाइम हमारे पास है, 1 से 2 घंटे का लेक्चर है, ये भी करवाया जा सकता है। लेकिन सर बैंकिंग आपके पेपर में तो नहीं आएगी, लेकिन बैंकिंग से आरसी तो आ सकता है ना यार। और उस आरसी के अंदर यूज होने वाली जो टर्म होगी ना, वो दिक्कत करेगी आपको अगर नहीं पता होगा। और आरसी अगर हैंडल हो गया आपसे पेपर में, तो मान लीजिए कि सर आपका पेपर इंग्लिश है, वो तो क्वालिफाई हो जाएगा, मतलब ओनली आरसी से तो नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस तो बढ़ जाएगा। आरसी गया तो काम खराब। चलो, ये तो इंग्लिश वाली बात थी। अब थोड़ा क्वांट वाली बात कर लेते हैं, क्योंकि रीजनिंग में तो किसी को दिक्कत नहीं आ रही, या तो इंग्लिश में आ रही है या क्वांट में आ रही होगी। रीजनिंग वाला बहुत कम लोग बोल रहे हैं, लेकिन क्वांट वाला काफी लोगों के माइंड में डर भी है। क्वांट वाले केस में भी हर किसी का अपना कॉन्सेप्ट है। हर कोई इस टाइम पे सबसे कम वो कर रहा है जो सबसे ज्यादा करना चाहिए। आप कॉन्सेप्चुअल स्टडी कर रहे होंगे, आप ट्राई भी कर रहे हैं, आप सेक्शनल टेस्ट भी दे रहे होंगे, लेकिन ओवरऑल टेस्ट जो सबसे ज्यादा देने चाहिए, टेस्ट जो लास्ट मैंने पब्लिश किया कल रात को, 24 घंटे के अंदर से 7 लोगों ने अटेम्प्ट किया है, टेस्ट नंबर 8। आज तो 9 और 10 भी कर दिया। एक टेस्ट ऑन एन एवरेज बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर रहे। रजिस्टर्ड स्टूडेंट तो 2000 से कहीं ऊपर है, 2000 में से 200 भी नहीं कर रहे हैं। मतलब हम उसके साथ स्पीड के साथ नहीं चल रहे। इस टाइम पे ओवरऑल टेस्ट सबसे ज्यादा अटेम्प्ट करने चाहिए, वो आपको बताएंगे। बिकॉज टेस्ट एक ही जगह से अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए।
मैं ये बोलूँ कि मेरी टेस्ट सीरीज अच्छी है, उसके वाली अच्छी है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। बिकॉज हर कोई नया पैटर्न लेके आ रहा है, नए क्वेश्चन जब मिले ना प्रैक्टिस कीजिए। ये मत बोले कि मेरे को तो इतना ही आता है, बिकॉज पेपर जानता है सर इस टाइम पे बच्चों का ब्रेन क्या काम करता है ना, बच्चा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है शॉर्ट ट्रिक्स को। एग्जामिनर बच्चा नहीं है सर, एग्जामिनर ना आईबीपीएस पीओ क्लर्क के पेपर लेके बैठा हुआ है, और जब ये लेगा ना उसको ही पता है कि ये शॉर्ट ट्रिक इस तरह से यूज करता है और कॉन्सेप्चुअल पार्ट को यूं घुमा के डालेगा, क्वेश्चन बनता नहीं है पेपर के अंदर। यस हाँ, मैं प्री का टीचर तो नहीं हूं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को इस तरह से डाल देता है कि ट्रिक्स वहां काम नहीं आती है। तो ट्रिक्स वाले केस से थोड़ा सा, ऐसा नहीं कह रहा ट्रिक्स यूज नहीं करनी है, ट्रिक्स पे प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन 3 पार्ट के अंदर अपने क्वांट को प्रैक्टिस कीजिए। पहला कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, उसका टाइम निकल चुका है ना, होप्स आपके पास होगी, थोड़ा बहुत कुछ बचा है तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे जाइए, वरना छोड़ दीजिए अब। हाँ, लेकिन अगर लगता है कि 70% क्वांट कवर है, 30% के अंदर जो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो लेके आइए। उसके बाद अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मत कीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन विद द टाइमर। सेकंड पार्ट टाइमर के साथ कीजिए कि मेरा हो रहा है कि नहीं, स्पीड को बढ़ाइए, बिकॉज एनी हाउ क्वेश्चन नहीं करने हैं, 40 मिनट्स के अंदर क्वेश्चन करने हैं। एंड थर्ड, शॉर्ट ट्रिक्स को यूज कीजिए ताकि आपकी स्पीड बढ़ सके। लेकिन कुछ कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस टाइम पे। आपको पेपर का जो जोन है, जो पेपर का लेवल है ना, उसके साथ खुद को कंफर्टेबल करने के लिए ना हर जगह से टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए। हो सके तो डेली के 2 टेस्ट अटेम्प्ट कर लो, 2 नहीं हो पा रहे तो एटलीस्ट 1 टेस्ट तो अटेम्प्ट करो, 2-3 अलग अलग टेस्ट सीरीज लो। रिकमेंडेशन है जी ये अटेम्प्ट करो वो करो, नहीं ऐसा नहीं, अलग अलग टेस्ट सीरीज करो, बिकॉज हर बंदे का बनाने का तरीका अलग है ना। कुछ नए क्वेश्चन वो डालेगा और यही नए क्वेश्चन हेल्प करेंगे कि पेपर में जब नया क्वेश्चन आएगा ना तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे एकदम से, है ना। क्योंकि जितनी मर्जी तैयारी हो, वो 2 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उस 2 घंटे के अंदर बिकॉज एक खिलाड़ी कितना भी प्रैक्टिस करके आया हो, लेकिन सर मैदान में जब जाता है ना तब पता चलता है कि सेंचुरी मारेगा कि 7 रन पे ही बोल्ड होके आ जाएगा। तो ये वो टाइम होता है जब प्रेशराइज्ड है बंदा। तो हर दिन नया टेस्ट जब आपके सामने नए क्वेश्चन आएंगे ना तो उस प्रेशर के आप अडेप्टेबल हो जाएंगे, तो आपको लगेगा ठीक है यार मेरे से हो जाएगा। उसके बाद क्वांट के लिए अपनी जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा पॉलिश आउट कीजिए इसे यार, है ना। कैलकुलेशन वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, है ना। मल्टीप्लाई करने की, स्क्वायर की, क्यूब रूट की, प्लस की, माइनस की, ये सब प्रैक्टिस कीजिए। जितनी कैलकुलेशन फास्ट होगी ना उतना ही आपका क्या होगा, एक्यूरेसी मेंटेन होगी। कैलकुलेशन से एक्यूरेसी आएगी। और स्पेशली डीआई, आप जानते हैं डीआई एक ऐसा पार्ट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कैलकुलेशन को पॉलिश कीजिए। और क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपकी टेस्ट सीरीज में सबसे टॉप पे 2 पेपर ही वो हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ जाइए, उसको सोल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको आइडिया देंगे कि मेरी तैयारी किस तरह से चल रही है और मुझे किस तरह से तैयारी करनी है। और उसके अलावा लास्ट में बस इतना सा बोलूंगा कि मॉक टेस्ट पे ज्यादा ध्यान दो इस टाइम पे, बिकॉज प्रैक्टिस लास्ट स्टेज में सबसे ज्यादा हेल्प करती है। और मन करे लगे कि सर 2 घंटे का टाइम निकाल लेंगे तो एक बैंकिंग का सेशन भी दूंगा, लेकिन तब दूंगा अगर अटेंड करना चाहोगे, बिकॉज अजीब लगता है यार टेस्ट। अब इस टाइम पे हमें क्या करना पड़ रहा है, देख लो रिकॉर्ड कर रहा हूं 7 बजे शाम को, ये बंदे पीछे बैठे काम कर रहे हैं। ये क्यों काम कर रहे हैं, बिकॉज इस टाइम पे हम चाह रहे हैं बच्चे को सब कुछ दे दो। हाँ, बच्चे सोल्यूशन भी डिमांड कर रहे हैं, बट क्या करें, जब इतना टाइम से हम थे तब हमारे टीचर से आप पूछते ना, हम सोल्यूशन भी देते। इस टाइम पे हम सोल्यूशन वाली स्टेज में नहीं, और हमने प्रॉमिस भी नहीं करा हम सोल्यूशन देंगे, क्योंकि हमें ये लगता है कि बच्चा अपने सारे कॉन्सेप्ट, सारी प्रैक्टिस, सारी कैलकुलेशन पॉलिश करके बैठा हुआ है, उसे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। लेकिन अब जो जो बच्चे फंस जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर टेस्ट अटेम्प्ट किया नंबर 30 आए तो फ्रस्ट्रेशन होती है, और फिर हमें लगता है कि सॉल्यूशन ही आंसर है। सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, सॉल्यूशन हेल्प करता, लेकिन हमने कोई प्रॉमिस नहीं किया उस चीज के लिए, तो सॉल्यूशन के लिए हमने मना किया। और इस टाइम पे सॉल्यूशन देना भी पॉसिबल नहीं है, और आप भी अगर इतना कुछ नहीं जानते तो सॉल्यूशन नहीं देख पाएंगे। बट मेक श्योर मैक्सिमम टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, कैलकुलेशन को इतना फास्ट कीजिए कि आप पेपर क्वालिफाई हो। इंग्लिश के लिए रीडिंग की थोड़ी थोड़ी स्पीड बनाइए। मेरे लेक्चर का फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के अंदर मैं स्पीड की पावर आपको बता चुका हूं, याद कर लो। बैच आपका स्टार्ट हुआ था मेंस का, बातें मैंने तब प्री की भी करी थी, 2 आर्टिकल आपको पढ़ाए थे जब मैंने बताया था कि स्पीड की क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो भी आपको याद होगा। उस ट्रिक को यूज कीजिए, वो ट्रिक आपको 120 में से 5 मिनट तो हेल्प करेगी ही करेगी, 5 मिनट एक्स्ट्रा निकाल के देगी। तो अपनी रीडिंग स्पीड को बेटर कीजिए, कैलकुलेशन बेटर कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, शॉर्ट ट्रिक को रिफाइन कीजिए, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात,
प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस ही आपको सबसे आगे लेके जाएगी। और हाँ, अपने आर को इफेक्टिव आर बनाइए। अगर कहेंगे तो इसके बारे में भी बता दूंगा, पर फिलहाल नहीं बताऊंगा, बिकॉज सुनना चाहे तो कोई तब सुनाए ना। किसी को अगर लग रहा हो कि मेरा ही कॉन्सेप्ट ठीक है तो अच्छी बात है ना, बच्चे को लग रहा है ठीक है तो इट्स ओके, वरना हम पहली क्लास से ही गाइड करते हैं। और ये वाली वीडियो में सिर्फ तुम्हें नहीं दूंगा, ये वाली वीडियो में मेरे नए बच्चों को भी दूंगा जिन्होंने अपना बैच स्टार्ट कर लिया है कि बेटा ये शुरू में बच्चे गलतियां करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, बट बाद में 12-12 घंटे पढ़ना पड़ता है। बेटर है 12 घंटे मत पढ़ो, शुरू से 6 घंटे पढ़ो ना, कहानी खत्म हो जाएगी। तो आपके लिए भी सेम है यार, थोड़ा सा स्टेज पे ना अपने आवर्स को एफिशिएंट आवर्स बनाओ। सीधा सीधा पूरा पूरा दिन बैठ के स्टडी नहीं होती है, एफिशिएंटली करिए जिस तरीके से, वो तरीका वो मेथड जो आप फाइनल 26 तारीख को अपनाने वाले ना पेपर के अंदर, उसी तरीके से पढ़ाई कीजिए। 2 घंटे सिटिंग मेंटेन करो, 1 घंटे सिटिंग मेंटेन करो, फिर ब्रेक लो, एफिशिएंट आवर बनाओ, एफिशिएंट लो, और मतलब एफिशिएंटली आपका रिजल्ट आना चाहिए। और आप अगर सही कर रहे हैं तो बस मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो और अपना रिजल्ट देखो। उम्मीद करता हूं कि आप मुझे फिर से मिलेंगे प्री के एग्जाम के बाद, बिकॉज अल्टीमेटली आपका गोल प्री क्वालिफाई करना नहीं है। इस बार आप एएफओ बनना चाहते हैं, और जितनी प्रैक्टिस आप लोगों ने करी है इससे ज्यादा किसी ने नहीं करी है। वो अलग बात है, मैं ये भी बोल रहा हूं कि उस टाइम पे उतना अच्छे से नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन जितना आप उस टाइम पढ़ रहे थे ना बाकी लोग नहीं पढ़ रहे थे। तो डरिए मत, आपके अंदर पोटेंशियल है, आप इस बार ऑफिसर डेफिनेटली बनेंगे। लेकिन ये बात भूल जाइए मेरे नंबर कितने आ रहे हैं, पेपर में दिन कितने बचे हुए हैं, पेपर डिफिकल्ट है, सिलेक्शन होगा नहीं, आउटकम को भूल जाइए। सिर्फ ये देखिए कि आज मैं अपना 100% कैसे दे सकता हूं। मिलूंगा आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।